हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्री 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर और इस पेपर में से मैंने उठाया है रीजनिंग सेक्शन। इस वीडियो में हम रीजनिंग सेक्शन के सारे 40 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसमें हमें बताया है कि 9 पर्सन्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मंथ्स में बॉर्न हुए हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारे सामने लिखे गए हैं। उसमें उसके बाद कंडीशंस उसने शुरू करी हैं। तो चलिए अब हम अपनी कंडीशंस को प्लॉट करना शुरू करते हैं। कंडीशन नोट डाउन करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मंथ्स में थे, ताकि हमारी जो प्लॉटिंग है वो इजी हो जाए, ठीक है। अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके। अब पहले उसने बोला है कि 4 लोग जो है पी और टी के बीच में बॉर्न हुए थे और पी जो है टी से पहले बॉर्न हुआ था। तो पी 1 2 3 4 टी। समझ में आ गई पहली कंडीशन। क्यू उस महीने में बॉर्न हुआ है जिस महीने में 30 दिन होते हैं और ये मंथ कौन सा है, आफ्टर जुलाई। अब आप देख सकते हो आफ्टर जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं और नवंबर में 30 होते हैं। मतलब जो क्यू है वो या तो सितंबर में बॉर्न हुआ होगा या नवंबर में बॉर्न हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि जो टी है वो क्यू के बाद बॉर्न हुआ लेकिन आर से पहले बॉर्न हुआ। टी जो है क्यू के बाद बॉर्न हुआ लेकिन आर से पहले बॉर्न हुआ। अगर आप इससे ऊपर वाली जो हमने यहाँ पे देखा था कि क्यू सितंबर में या फिर नवंबर में आना चाहिए, तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्यू नवंबर में तो नहीं आएगा, कंसिडरिंग ये वाली कंडीशन। समझ में आ गई बात। क्यू नीचे तो नहीं आ सकता, मतलब क्यू के लिए एक ही कंडीशन बच रही है, कौन सी, सितंबर वाली, लगा दिया। और उसने बोला क्यू के बाद टी, टी जो है उसके बाद आर। तो ये वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इजीली प्लॉट हो गए हैं। अब पहली कंडीशन में उसने बोला था कि P और T के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4 P का आ जाएगा अप्रैल में। समझ में आ गई। ये कंडीशन हमने यूज कर ली तो हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद उसने बोला है कि उतने ही लोग X से पहले पैदा हुए हैं जितने R के बाद पैदा हुए हैं। R के बाद कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है, तो मतलब X से पहले भी कोई भी नहीं होगा। अगर R के बाद कोई नहीं है तो X से पहले भी कोई नहीं होगा। ये इसने इस लाइन में बोला था। एक जो इंसान है वो पैदा हुआ है U और V के बीच में। U और V के बीच में एक इंसान है। S U से पहले पैदा हुआ है और W के बाद। S U से पहले और W के बाद। अब आपको ये पता है हमारे पास सिर्फ ये वाली पोजीशंस जो है खाली बच रही हैं। समझ में आ गई इतनी बात। क्योंकि आपको पता है कि U से पहले S और W आना चाहिए। हमने अभी अभी ये कंडीशन नोट करी थी ना कि U से जो पहले है वो S और W आना चाहिए। और यहाँ पे उसने बोला है कि U और V के बीच में एक है। आपको भी यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि U हम मार्च पे तो नहीं ले सकते, ठीक है। अगर मैं मई पे लेना चाहूँ U, तो U से पहले क्या W और S आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। U यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर मैं U जुलाई पे लेना चाहूँ तो इसका एक छोड़ के अप्रैल में भी नहीं आ सकता और एक छोड़ के V अगस्त सितंबर में भी नहीं आ सकता। तो U यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो U आएगा कहाँ पे? एक ही हमारे पास पोजीशन बच रही है, अगस्त वाली। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ क्योंकि अगर किसी को समझ नहीं आया तो आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा कि जो W और S है वो U से पहले जो है पैदा हुए हैं और U और V के बीच में एक इंसान है। अगर आप U को मार्च में लेते हो तो उससे ऊपर W और S तो नहीं आ सकते ना, मतलब U मार्च में भी नहीं आ सकता। अगर आप U को मई में लेते हो तो U से पहले W और S दोनों नहीं आ सकते, मतलब U मई में भी नहीं आएगा। अगर U को आप जुलाई में लेते हो तो इसके ऊपर एक छोड़ के अप्रैल या फिर इसके नीचे एक छोड़ के सितंबर, दोनों ही स्लॉट्स बुक हैं, तो U यहाँ पे भी नहीं आ सकता। U के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बची है जो कि कौन सी है कि वो अगस्त में आ सकता है। U के एक छोड़ के कौन है, V। और हमें यहाँ से पता था कि U के ऊपर S और उसके ऊपर W, U के ऊपर S और उसके ऊपर W।
आई होप आपको ये वाली जो पजल है, ये वाली जो अरेंजमेंट है वो आराम से समझ में आ गई होगी। हमने सिर्फ कंडीशंस उठाई हैं और प्लॉट करी हैं, तो ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है वो पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उसने बोला है कि x और v में कितने लोग हैं, x और v के बीच में। x ये रहा 1 2 और v के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगस्त में कौन बॉर्न हुआ है। अगस्त में u है, यहाँ पे आपको u दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा, मतलब नन ऑफ दीज। उसके बाद उसने बोला है कि w जो है अगर अप्रैल से रिलेटेड है, v जो है जुलाई से रिलेटेड है। w अप्रैल, डाउन एरो जा रही है नेक्स्ट में, ध्यान से देखना। w से अप्रैल आप डाउन एरो ऐसे लेके जाओगे, v से जुलाई आप डाउन एरो ऐसे लेके जाओगे अगले वाले में। तो p से हमें बताना है कि कौन रिलेट कर रहा है। p से भी डाउन एरो लेके जाओ, मई आ रहा है, तो p रिलेट करेगा मई से। इनमें से 4 एक तरीके के हैं और एक ऑड वन आउट है, हमें ऑड वन आउट निकालना है। आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी। देखो मई तो होता है 31 दिन का, जुलाई भी 31 दिन का, अगस्त भी 31 दिन का, अक्टूबर भी 31 का और नवंबर 30 का। तो आपको यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा दिख रहा है? नवंबर, मतलब आर जो है वो हो गया ऑड वन आउट। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि एस कौन से मंथ में बॉर्न हुआ था, तो एस हुआ तो जुलाई में। जुलाई आपको यहाँ नहीं दिख रहा, मतलब नन ऑफ दीज हमारा आंसर बन गया। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये सिलॉग का क्वेश्चन है। सिलॉग के क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास कंक्लूजन्स होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे और कंक्लूजन्स होंगे। हमें स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन को चेक करना है और ये हमें कंडीशंस दी हुई हैं। अगर कंक्लूजन 1 फॉलो करता है तो ए ऑप्शन होगा, अगर कंक्लूजन 2 फॉलो करता है तो बी ऑप्शन होगा, अगर कंक्लूजन या तो 1 या तो सेकंड फॉलो कर रहा है तो सी होगा, अगर दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डी होगा, अगर दोनों ही कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो ई हमारा जो है ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसने बोला है ओनली फ्यू पैलेस इज होम। अब ओनली फ्यू क्या होता है? अगर आप इसका हिंदी में देखो तो उसने बोला है केवल कुछ, मतलब सिर्फ थोड़े से ही जो पैलेस हैं वो घर हैं, थोड़े से ही पैलेस हैं वो घर हैं। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? ये पैलेस, ये मान लो ये थोड़े से हैं, तो ये हमारे घर हो गए। ये जो थोड़े से वाले हैं ये पैलेस में से हमारे घर हो गए। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है ऑल होम इज ऑफिस, सभी घर जो हैं वो ऑफिस हैं। सभी घर अगर ऑफिस होते हैं तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ऐसे ही करते हैं। जब भी आपको ऑल दिया हो, ऑल ए आर बी, तो ऑल ए, सारे के सारे ए, बी कैसे हो सकते हैं? ऐसे, ये आपको भी पता होगा। लेकिन अगर वो बोलता है ना कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी या तो ऐसे बन जाएगा, ये वाले कुछ ए बी हैं, ये 2 तरीके से बनता है, या फिर ऐसे बन जाएगा, कुछ जो ए हैं वो बी हैं। ठीक है, अगर आप इनर टू आउटर जाओगे, मैं लिख के बता देती हूँ, अगर आप इनर टू आउटर जाओगे तो ऑल होता है, अगर आप आउटर टू इनर आओगे तो सम होता है, अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल होता है, बाहर से अंदर आओगे तो सम होता है, अंदर से बाहर जाओगे ऑल बी आर ए, बाहर से अंदर आओगे सम ए आर बी। ठीक है, ये सम वाले ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अब उसने बोला है कि ऑल होम आर ऑफिस, सारे के सारे होम जो हैं वो ऑफिस हैं, और कोई भी ऑफिस जो है वो बिल्डिंग नहीं है, कोई भी ऑफिस जो है वो बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, अब हमें अपने कंक्लूजन चेक करने हैं। ऑल पैलेस इज होम इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सभी पैलेस घर
हो सकते हैं, उसने अपने को पॉसिबिलिटी बताने को बोला है। सभी पैलेस क्या घर हो सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि उसने स्टेटमेंट में बोला था कि कुछ ही जो पैलेस हैं वो घर हैं, अगर स्टेटमेंट में ही उसने बोल दिया कि कुछ ही पैलेस जो हैं घर हैं, तो आप ये बोल सकते हो क्या कंक्लूजन में कि सभी की सभी पैलेस घर हो जाएंगे? नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि जब उसने स्टेटमेंट में ही बोल दिया कि ओनली फ्यू, सिर्फ उसने लगा के हमें दे दिया, दैट मीन सारे के सारे पैलेस जो हैं वो घर नहीं हो सकते। पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, सम पैलेस इज बिल्डिंग, कुछ जो पैलेस हैं वो बिल्डिंग है। आपको यहां से कोई इसका रिलेशन दिख रहा है? कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मतलब ये दोनों ही कंक्लूजन गलत हो गए। हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि हमें इसने क्वेश्चन में बोला था अगर दोनों ही कंक्लूजन फॉलो ना करें तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑल मैन इज वुमेन, सारे के सारे जो मेन हैं वो वुमेन हैं। सम चाइल्ड इज वुमेन, कुछ ही जो चाइल्ड हैं वो वुमेन है। ऐसे लिख सकते हैं इसको। नो मैन इज बॉय, कोई भी मैन जो है वो बॉय नहीं है। ठीक है, अब देखो उसने बोला कि सम मैन इज चाइल्ड, कुछ जो मैन है वो चाइल्ड है। अगर मैं बोलूं मैन, वुमेन और सम वाली ये कंडीशन भी तो बनती है जो मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कुछ जो मैन हैं वो चाइल्ड हैं, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो कुछ मैन जो हैं वो चाइल्ड हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी है। यहां से भी अगर आप देखो कि ये चाइल्ड वाला जो सर्कल है ये यहां से होता हुआ जाता, तो कुछ जो मैन है वो चाइल्ड थे। अगर ये चाइल्ड नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो वुमेन का चाइल्ड है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि नो मैन इज चाइल्ड। मतलब दोनों ही जो पॉसिबिलिटीज हैं वो फुलफिल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जब भी आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहा हो, आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही हो, और यहाँ पे कंक्लूजन में आपको सम और नो दोनों ही दिए गए हो, तो आपका आंसर ईदर और बन जाता है। जब आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहा हो कि हाँ इसका बन सकता है, और कंक्लूजन में आपको सम और नो दिया हो, तो आपका जो ऑप्शन है वो ईदर और बन जाता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आ गई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसने बोला है नो प्रोफेसर स्टूडेंट, कोई भी जो प्रोफेसर है वो स्टूडेंट नहीं है। ओनली फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर, कुछ ही स्टूडेंट जो हैं वो लेक्चरर हैं। ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल, सारे के सारे लेक्चरर जो हैं वो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, बना लिया। पहले कंक्लूजन में उसने क्या बोला है? ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल हो सकते हैं, ये हमें बताना है कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर आप देखो कि ये जो कुछ ही लेक्चरर थे, कुछ ही स्टूडेंट थे वो लेक्चरर थे, ठीक है, और जितने भी लेक्चरर थे वो प्रिंसिपल थे। अगर मैं बोलूं कि आपको इन दोनों का कोई रिलेशन दिख रहा है कि ये नहीं हो सकते, मतलब आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो प्रोफेसर हैं वो प्रिंसिपल नहीं हो सकते, यहाँ पे कुछ दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसने यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है, मतलब ये वाला जो आंसर है हमारा सही हो जाएगा। पहला कंक्लूजन हमारा सही हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, समझ में आ गई? अब उसने बोला है ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी,
स्टेटमेंट में उसने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जो स्टूडेंट हैं वो लेक्चरर हैं, तो क्या हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट की लेक्चरर होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी? जब उसने यही बोल दिया कि कुछ ही हैं, उसने हमें स्टेटमेंट ही दे दी, तो हम लोग कंक्लूजन में भी पॉसिबिलिटी ये वाली नहीं डाल सकते, क्योंकि कभी भी सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो लेक्चरर नहीं हो सकते। मतलब हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। हमारा आंसर क्या बना? ए। सिर्फ और सिर्फ पहला ही जो कंक्लूजन है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। उसने बोला है कुछ ही जो पैलेस हैं वो होम है। कुछ ही जो पैलेस हैं वो होम है। सारे के सारे घर जो हैं वो ऑफिस हैं। और कोई भी ऑफिस जो है वो बिल्डिंग नहीं है। हमें बताना है कि सम होम इज अ बिल्डिंग या फिर नो होम इज अ बिल्डिंग। आपने अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था सम और नो जब भी आपको दिखे तो ईदर और बनता है, ईदर 1 और 2। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि आपको वहां से डायरेक्ट रिलेशन दिखना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखेगा तो सम और नो वाली जो स्टेट कंक्लूजन है वो फुलफिल हो पाएगा। सम होम इज बिल्डिंग, सम होम इज बिल्डिंग। क्या कुछ घर बिल्डिंग हो सकते हैं? आपको यहां से दिख रहा है, जब ऑफिस ही बिल्डिंग नहीं हो सकते तो घर बिल्डिंग कैसे होंगे? गलत हो गया। ये यहाँ पे नहीं जा सकता ना, यहाँ पे क्रॉस आ गया। उसने बोला है नो नो होम इज अ बिल्डिंग। कुछ जो घर हैं वो बिल्डिंग नहीं हो सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है कि कोई भी जो घर है वो बिल्डिंग नहीं हो सकते, क्योंकि सारे के सारे जो ऑफिस हैं वो बिल्डिंग नहीं है। मतलब आप यहाँ नहीं जा सकते। दैट मीन्स आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? बी। अब आप बोलोगे मैम सम और नो वाला क्यों नहीं लगा, इधर और क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे जब आपको डायरेक्ट रिलेशन इसका दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हो, तो आपकी इधर और वाली कंडीशन कैसे लग जाएगी? नहीं लग सकती ना। अगर आपको सीधा सीधा ऐसे कुछ दिया हुआ है उसमें आपको रिलेशन बोल दिया इधर और का, तो आप बोल सकते हो कि हाँ हो सकता है। लेकिन अगर आपको जाने से ही मना कर दिया गया तो आप क्या इधर और वाली स्टेटमेंट लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। तो इसमें ये दोनों जो कॉन्सेप्ट थे वो समझने वाले थे। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे। नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट। कोई भी जो प्रोफेसर है वो स्टूडेंट नहीं है। ओनली फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर। कुछ ही स्टूडेंट जो हैं वो लेक्चरर हैं। और ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल। सारे के सारे लेक्चरर जो हैं वो प्रिंसिपल हैं। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। पहले में उसने बोला है सम स्टूडेंट इज प्रिंसिपल। क्या कुछ स्टूडेंट जो हैं वो प्रिंसिपल हैं? यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो स्टूडेंट का पार्ट है ये प्रिंसिपल हो सकते हैं ना, मतलब है ना यहाँ पे प्रिंसिपल, तो आपका ये तो सही हो जाएगा। अब देखते हैं सम लेक्चरर इज प्रोफेसर। ये जो लेक्चरर हैं ये प्रोफेसर हैं? नहीं है ना, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि आपको यहाँ पे क्रॉस साइन मिल गया। उसने पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, तो लेक्चरर प्रोफेसर नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। आपका आंसर क्या बन गया? ए। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। आई होप आपको सिलॉग्स के ये पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें एक सीटिंग अरेंजमेंट करने को बोला, जिसमें उसने बोला है कि 8 लोग हैं वो एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं। 4 जो मिडल ऑफ द साइड्स में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे उसने कंडीशंस दी हैं तो कंडीशंस को हम आगे नोट डाउन करते हैं। उसने स्क्वायर टेबल बोला, जो कॉर्नर वाले हैं वो बाहर देख रहे हैं, जो मिडल वाले हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर बना के रख लूंगी ताकि अगर हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी तो उसको हम इजीली प्लॉट कर लेंगे।
ठीक है, बना लिया। अब देखो उसने बोला है कि 2 persons आर देयर बिटवीन P एंड U। डन। R जो है वो P का इमीडिएट नेबर है और S के ऑपोजिट बैठता है। R P का इमीडिएट नेबर है और S के ऑपोजिट बैठता है। तो R उसकी राइट में या फिर लेफ्ट में कहीं पे भी बैठ सकता है। तो मैंने दोनों कंडीशंस ही यहाँ पे लिख दी हैं। T जो है V के थर्ड टू द राइट में बैठता है। V अगर इनसाइड देख रहा है तो T कहाँ हो जाएगा? V अगर आउटसाइड देख रहा है तो T 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। W जो है T के इमीडिएट राइट में बैठा है। T अगर इनसाइड देख रहा है तो W ऐसे, T अगर आउटसाइड देख रहा है तो W ऐसे। Q जो है वो W को फेस कर रहा है। कंडीशंस हमने सारी नोट डाउन कर ली अपनी। अब हम इनको प्लॉट करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसने बोला P और U के बीच में जो है 2 लोग हैं। एक कंडीशन में मैं मान लेती हूँ कि P इनसाइड देख रहा है, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें अजम्पशन लगानी पड़ेगी। और एक कंडीशन में मैं बोल देती हूँ कि P आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, 2 छोड़ के U है। इधर से 2 छोड़ेंगे तो U यहाँ पे आ जाएगा, इधर से 2 छोड़ेंगे तो U यहाँ पे आ जाएगा। पहले हम ये वाली लेकर चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लेकर चेक करेंगे तो उसने बोला जो R है वो P का इमीडिएट नेबर है और S को फेस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं R को यहाँ बिठाऊं तो वो S को फेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। R को हम यहाँ बिठा देते हैं, वो किसको फेस कर रहा है? S को। डन, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने बोला है कि V के थर्ड टू द राइट में T है, V के थर्ड टू द राइट में T है और T के इमीडिएट राइट में W है, मतलब T और W साथ साथ में आएंगे। V के थर्ड टू द राइट में अगर मैं देखना चाहूँ, V को यहाँ बिठाओ 1 2 3, T यहाँ पे नहीं आ सकता। V को अगर यहाँ बिठाओ तो 1 2 3, T यहाँ पे आ सकता है। T के इमीडिएट राइट में W है, क्या यहाँ पे W बन सकता है? नहीं बन सकता ना। या फिर अगर V को हम यहाँ बिठाते, उसका थर्ड टू द राइट 1 2 3, T यहाँ बैठ जाता और T और W के लिए कोई जगह यहाँ पे बची नहीं रही। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन हमने R को यहाँ लेकर की थी, वो वाली हमारी जो कंडीशन है वो गलत हो गई है। ठीक है, अब हम R को लेकर देखेंगे P की राइट हैंड साइड में। R नहीं, सॉरी, हमें U की जो है पोजीशन दूसरी तरफ लेके देखनी थी, क्योंकि यहाँ पे हमने ले ली तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। P और U के बीच में 2 लोग हैं, बिठा दिए। P जो है R का इमीडिएट नेबर है और उसके सामने S बैठता है। R अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो S यहाँ नहीं आ सकता, R यहाँ पे बिठाते हैं और S यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, V के थर्ड टू द राइट में T है और T के इमीडिएट राइट में W है। V अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3, थर्ड टू द राइट नहीं बन रहा। V अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं तो 1 2 3, थर्ड टू द राइट T बन गया, लेकिन W की कोई स्पेस नहीं है, तो ये भी गलत। V को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो 1 2 एंड 3, T यहाँ पे नहीं बन रहा। V को अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं तो 1 2 एंड 3, T यहाँ पे आ गया। T के इमीडिएट राइट में W, आउटसाइड देख रहा है तो राइट इसका यहाँ पे हो जाएगा। T के इमीडिएट राइट में W बिठा दिया और W जो है वो Q के सामने है। ये वाली कंडीशन हमारी पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम एक बार ये P को आउटर साइड में भी लेके देख लेते हैं कि हमने जो है इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही है। P और U के बीच में 2 लोग थे। U को एक बार यहाँ लेके देखते हैं, इधर भी बन सकता है U, पर U को एक बार हमने यहाँ लेके देखा। P का जो इमीडिएट नेबर है वो है R और R के सामने है S। ठीक है, R को मैं अगर यहाँ बिठाऊं तो S यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब R कहाँ जाएगा यहाँ पे और S कहाँ जाएगा यहाँ पे। डन। V के थर्ड टू द राइट में T है और T के इमीडिएट राइट में W है। अब आपको T और W के लिए 2 खाली स्पेस देखनी है, मतलब T और W यहाँ आ सकते हैं, तो V कहाँ आएगा? V के थर्ड टू द राइट में T आना चाहिए ना। V को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3, थर्ड टू द राइट T आ गया, लेकिन T के इमीडिएट राइट में W नहीं आ सकता, तो V और T यहाँ नहीं आएंगे। V हमने यहाँ बिठाया,
V का थर्ड टू द राइट 1 2 एंड 3, T यहाँ पे T के इमीडिएट राइट में W नहीं आ सकता, मतलब U जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब U को हम यहाँ लेके देखेंगे। हमें एग्जाम में भी एक बार सारी पॉसिबिलिटीज तो चेक करनी पड़ती है ना, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि एक क्वेश्चन की दो पॉसिबिलिटीज बन रही होती हैं। ठीक है, P के दो छोड़ के U था, P का इमीडिएट नेबर R था और R के सामने S है। P का इमीडिएट नेबर R, R के सामने S, यहाँ नहीं बन सकता। P का इमीडिएट नेबर R, R के सामने S, यहाँ बन जाएगा। उसके बाद उसने बोला V के थर्ड टू द राइट में T है और T के इमीडिएट राइट में W है। T और W यहाँ आने चाहिए क्योंकि दोनों इकट्ठे आएंगे। और आप ये देखो कि V के थर्ड टू द राइट में T आना चाहिए। अगर मैं V को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 एंड 3, T यहाँ पे आ जाएगा। T के इमीडिएट राइट में W आ गया और W के एकदम सामने कौन है? Q। हमारे पास ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन गई जिसमें उनका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे ऐसे हो सकता है। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे देखने की इन दोनों पॉसिबिलिटीज से क्या हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आगे वाले एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे आपको दो जो है पॉसिबिलिटीज बनती दिखेंगी, तो आपको सारी की सारी लेके चेक करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं। क्वेश्चन में पहले उसने बोला है कि T के ऑपोजिट कौन बैठता है। पहले इसमें देखो T के ऑपोजिट U बैठा है, अब इसमें देख लो T के ऑपोजिट U बैठा है, तो दोनों में ही U बैठा है, तो U हमारा आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे U नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। P और V के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम P की लेफ्ट से काउंट करें, P अगर इनसाइड देख रहा है तो P की लेफ्ट इधर होगी और P और V के बीच में हमें बताना है, तो P और V के बीच में 3 लोग हो गए। इधर से अगर मैं चेक करूं P और V के बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 3 लोग इस साइड से, 3 लोग उस साइड से, मतलब P और V के बीच में 3 लोग ही बनेंगे, चाहे राइट से लो, चाहे लेफ्ट से लो, चाहे कोई भी कंडीशन में लो। तो यहाँ पे 3 जो है हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। Q की जो पोजीशन है हमें R के रिस्पेक्ट में बतानी है। R के इमीडिएट लेफ्ट में Q हो जाएगा क्योंकि आउटसाइड देख रहा है। इधर से देखो तो R के इमीडिएट लेफ्ट में Q, मतलब दोनों से ही इमीडिएट लेफ्ट बन रहा है, तो हमारा आंसर B हो जाएगा। थर्ड टू द राइट ऑफ Q कौन बैठ रहा है? Q अगर इनसाइड देखता है तो उसका थर्ड टू द राइट 1 2 एंड 3 S। अगर यहाँ पे Q आउटसाइड देख रहा है तो उसका थर्ड टू द राइट 1 2 एंड 3 S। तो दोनों साइड से ही हमारे आंसर्स S बन रहे हैं, तो S ही हमारा जो है आंसर बन जाएगा। अब मैं चलती हूँ इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें से 4 जो है वो एक जैसे हैं, हमें ऑड वन आउट निकालना है। Q R S T U, Q R S T U, इसमें भी देख लेते हैं Q R S T U। सबसे पहले इनमें देखोगे तो 4 ये कॉर्नर्स पे आ रहे हैं और एक ही जो Q है वो मिडल साइड में आ रहा है। इसमें अगर देखोगे तो ये 4 मिडल साइड में आ रहे हैं और Q जो है वो कॉर्नर पे आ रहा है, मतलब Q हमारा जो है ऑड वन आउट बन रहा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उसने बोला है कि ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो 8 मेंबर्स हैं एक फैमिली में। Q जो है वो P का इकलौता बेटा है। देखो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, अगर आपने मेरी पहली वाली कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ब्लड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फीमेल को हम डिनोट करेंगे सर्कल से, मेल को हम करेंगे बॉक्स से। फीमेल को सर्कल से, मेल को बॉक्स से। अगर मुझे मदर या फादर का रिलेशन बताना है किसी सन या डॉटर के साथ, तो मैं कैसे बताऊंगी? ऐसे या फिर ऐसे, कुछ भी बन सकता है, मतलब कोई बेटा या बेटी इनके हैं, इनके ये मदर या फादर होंगे। वर्टिकल लाइन से बताऊंगी और सिंगल लाइन लगाऊंगी मदर या फादर के लिए। ठीक है, अगर मुझे बताना है हस्बैंड या वाइफ का, तो मैं डबल लाइन लगा के बताऊंगी ऐसे।
अगर मुझे बताना है रिलेशन ब्रदर और सिस्टर का, तो मैं सिंगल लाइन बताऊंगी लेकिन हॉरिजॉन्टल। बहन भाई बन गए ना ये दोनों, ये मेल है ये फीमेल है, और सिंगल लाइन मतलब ब्रदर एंड सिस्टर। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, वर्टिकल लाइन सिंगल होगी अगर तो वो मदर या फादर का होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल होगी अगर तो ब्रदर या सिस्टर का होगा। अगर मैं डबल लाइन लगाऊंगी तो वो हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन होगा। और फीमेल और मेल का तो हम सर्कल और बॉक्स से ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूं। क्यू जो है पी का इकलौता बेटा है। पी का इकलौता बेटा कौन हो गया? क्यू। मतलब पी के और कोई बेटा नहीं है, बेटियां हो सकती हैं। टी जो है वो यू की वाइफ है। टी यू की वाइफ है, ठीक है। टी सिस्टर है क्यू और आर की। यहाँ पे आपको पता है क्यू पी का बेटा था, मतलब जो टी है वो पी की बेटी हो जाएगी। और टी जो है उसका हस्बैंड है यू, यहां से मैंने लिया। टी सिस्टर है क्यू और आर की, क्यू और आर की सिस्टर है टी, ठीक है। अब आपको पता है कि पी का जो बेटा है इकलौता वो है क्यू, मतलब इसके अलावा इसका कोई बेटा नहीं हो सकता, एक ही बेटा है। लेकिन बेटियां तो हो सकती है ना। अगर ये तीनों बहन भाई हैं तो आर जो है क्यू और टी की बहन बन जाएगी ना। क्यू उसका इकलौता बेटा था, लेकिन टी और आर जो है वो क्यू के जो है बहन भाई हैं, मतलब टी आर क्यू जो है बहन भाई हैं, क्योंकि उसने यहां से बोला टी सिस्टर है क्यू और आर की। टी अगर सिस्टर है क्यू और आर की तो ये तीनों बच्चे पी के हुए, और सिंस क्यू जो है इकलौता बेटा है तो ये इसकी दो बेटियां बन जाएंगी। वी डॉटर इन लॉ किसकी है? डब्ल्यू की। डब्ल्यू की डॉटर इन लॉ कौन है? वी, ठीक है। एस इज द सन ऑफ टी, टी का जो बेटा है वो कौन बन गया? एस। और लास्ट में उसने बोला है कि डब्ल्यू इज द मदर ऑफ क्यू, डब्ल्यू जो है वो क्यू की मदर है, तो पी जो है वो क्यू के फादर बन जाएंगे। समझ में आ गई? और डब्ल्यू के जो डॉटर इन लॉ है वो है वी। अब मैं बोलूं अगर मुझे यहाँ से डॉटर इन लॉ डिनोट करनी है तो आप डॉटर इन लॉ कैसे डिनोट कर पाओगे? इधर से तो सन इन लॉ बनेगा, इधर से ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ क्यू बच रहा है ना। मतलब क्यू की जो वाइफ होगी वो कौन होगी? वी होगी ना। क्यू की वाइफ वी बन जाएगी, और क्यू की बहन आर है, तो मैं इसको आर को बीच में लिख देती हूँ। एक बार मैं आपको इसको बहुत ही साफ तरीके से बना के दिखा देती हूँ कि पी जो है डब्ल्यू का हस्बैंड हो जाएगा, टी का इकलौता बेटा क्यू, उसकी वाइफ वी, इसकी बहन आर, और टी, टी का हस्बैंड यू, इसका बेटा एस। समझ में आ गया? सिंपल और सिंपल ही ब्लड रिलेशन यहाँ पे हमें बताया गया था, और हमारा ये ब्लड रिलेशन बन चुका है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चन उसने बोला है कि एस जो है वो आर से कैसे रिलेटेड है? एस आर से कैसे रिलेटेड है? आर की बहन का बेटा एस है, मतलब उसका नेफ्यू होगा ना, भतीजा होगा ना उसका, तो आंसर क्या बन गया? सी। इस फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं? मेल मतलब बॉक्स वाले, 1 2 3 एंड 4, 4 हैं, तो 4 हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक मिसलेनियस टॉपिक में से दिया गया है। उसने पूछा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं इस नंबर के अंदर जो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं लेफ्ट टू राइट। असेंडिंग मतलब इन छोटे से बड़ा, 0 to 10, ठीक है। 0 to 10 हमें इन नंबर्स को लगाना है। ये हमें दे रखे नंबर्स, उसने बोला है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब यहाँ पे उसने बोला है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, मतलब जिन्होंने अपनी पोजीशन ऑर्डर चेंज होने के बाद भी चेंज नहीं करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसने चेंज नहीं करी, एक तो 6 ने और एक 8 ने, बाकी सब ने तो अपनी पोजीशन चेंज कर ली ना, तो कितनों ने नहीं की, 2 ने। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2। वेरी इजी, सिर्फ हमें यही देखना था कि सेम पोजीशन पे कौन आ रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसने बोला है कि एजुकेशन वर्ड के अंदर ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में जो, मतलब दे हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो A B C D E, एग्जाम्पल लिया। अब मान लो एक वर्ड दिया है A I D, एड हमें वर्ड दिया, उसने बोला है कि ए और डी में उतने ही वर्ड होंगे बीच में जितने की जो सीरीज होती है हमारी अल्फाबेट उसमें हो। ए और डी में एक्चुअली में कितने वर्ड्स होते हैं, 2, यहाँ पे कितना है, 1, तो ये नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता ए आई आई डी, तो ए और डी के बीच में 2 वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं, तो ये एक ऐसा हमारा पेयर बन जाता। मतलब इन दो के बीच में उतने ही वर्ड्स होने चाहिए जितने की एक अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। ठीक है, उसने हमें बोला एजुकेशन। यहाँ पे आपको नंबरिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल मिलेगा, जिसमें आप ऐसे करके लिखते हो ना कि इसका नंबर 1 होता है, इसका नंबर 2 होता है, इसका 3, इसका 4, तो ये चीज़ इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आपको नंबरिंग जो है वो आनी चाहिए। ई का क्या नंबर होता है, 5। अगर आप पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज लिखोगे तो हमारे पास 26 लेटर होते हैं ना, तो उनके 26 के जो हैं वो हमारे पास रैंक्स आ जाएंगे या फिर एक ऑर्डर में वो आ जाएंगे। तो जो जो हमारे पास यहाँ पे लेटर होता है उसका हमें नंबर उठाना होता है। डी का क्या होता है, 4, यू का 21, सी का 3, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 40। ठीक है, अब हम आगे भी जाएंगे, हमें इस डायरेक्शन में भी जाना है और हमें रिवर्स भी आना है। दोनों डायरेक्शन ही हमें चेक करनी होंगी पेयर्स बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ से देखो 5, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। 5 से शुरू हुआ है तो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जाएगा, प्लस करते जाएंगे। 5 से शुरू हो जाओ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं आया कोई भी, उसके बाद नेक्स्ट से शुरू हो जाए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मिल गया, 10, 11 नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, और जब भी 26 आ जाता है तो उसके बाद दोबारा 1 से शुरू हो जाता है, मतलब ये यहाँ पे 1 होता तो एक पेयर बन जाता। 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना, 20, 21, 22, 23 यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा। अब हमें रिवर्स आना है, 14, 15 बन गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 यहाँ नहीं बनेगा, 1, 2, 3, 4 बन गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी बन गया। ठीक है, 3, 4, 5, 6 नहीं बना, 21, 22, 23 नहीं बना, और 4 और 5 बन गया। तो यहाँ पे आपके कितने पेयर बन गए, 1, 2, 3, 4, 5 5 पेयर बन गए। यहाँ पे आपको ऑप्शन कोई दिख रहा है 5 का, नहीं दिख रहा, लेकिन 4 से ज़्यादा का तो दिख रहा है, मोर देन 4 तो दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने बोला है कि 4 लेटर्स अगर हम निकालें ट्रांसलेट में से, उसने हमें वर्ड दिया ट्रांसलेट, हमें निकालना है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ वर्ड। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब TASL,
इससे हमें बताना है कि कितने वर्ड्स बनेंगे। इससे जो वर्ड बनेगा उसका थर्ड लेटर क्या होगा। अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो हमें जो है आंसर उसका Z मार्क कर देना है। यहाँ पे आप देखो इस जो 4 लेटर्स हैं उनसे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। सॉल्ट बन सकता है, लास्ट बन सकता है, मतलब एक से ज़्यादा बन रहे हैं। और उसने क्वेश्चन में बोला था अगर एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड बने तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर बन गया है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देख लेते हैं कि इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट है जिसमें रोज की है। तो उसने बोला है कि 12 लोग बैठे हैं 2 पैरेलल रोज में, जिसमें हर एक रो में 6 लोग हैं और वो इस तरीके से बैठे हैं कि उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। मतलब अगर 2 लोग साथ में बैठे हैं तो उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। रो 1 में बैठे हैं PQRSTU और ये लोग सब साउथ में देख रहे हैं। रो 2 में बैठे हैं A to F और ये लोग सब नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, और इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो ये कंडीशंस है वो लगानी है। तो बेसिकली हमारी जो अरेंजमेंट रहने वाली है वो कैसे रहेगी, 4 5 6, ये रो 1 1 2 3 4 5 6, ये रो 2। ठीक है, अब मैं आपको इसका हिंदी में भी दिखा देती हूँ। तो ये इसका जो है क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है, तो आप देख सकते हैं। अब इसकी कंडीशंस हम नोट डाउन शुरू कर लेते हैं कि कैसे शुरू हो सकती हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि P जो है वो D को फेस करता है। P जो है वो किसको फेस कर रहा है, D को। P फर्स्ट रो में आएगा, D सेकेंड रो में आएगा। ये उसने क्वेश्चन में पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था। U A को फेस नहीं करता और A जो है वो E के लेफ्ट में बैठा है लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा है। U जो है वो A को फेस नहीं करता है और A जो है वो E के लेफ्ट में बैठा है लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। लेफ्ट में बैठेगा तो ये नॉर्थ में ही देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर ही जाएगा। सेकेंड रो में था ना तो उसका लेफ्ट इधर ही होगा, तो उसको मैंने ऐसे ही डिनोट कर दिया है। R जो है वो किसी एंड पर बैठ रहा है और वो डायगोनली ऑपोजिट किसके है, B के। देखो डायगोनली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर R इस एंड पे है तो B इस वाले एंड पे होगा, ऐसे ऑपोजिट होंगे। ठीक है, इसको डायगोनल बोलते हैं। अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन की R इस एंड पे बैठेगा, 1 2 3 4 5, 6 लोग की अरेंजमेंट होगी और B बैठेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये साउथ में ये नॉर्थ में। एक अरेंजमेंट तो ऐसे हो सकती है। दूसरी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है कि अगर R को मैं दूसरे एंड पे बिठा दूं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे R, इसके डायगोनली ऑपोजिट B है तो B यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये साउथ में देख रहा है ये नॉर्थ में देख रहा है। हमारे पास 2 जो है इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि 3 लोग बैठते हैं B और F के बीच में और F जो है वो U को फेस नहीं करता है। B और F के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। लेफ्ट और राइट में हो सकते हैं, एरो लगा दिया मैंने। F जो है वो किसको फेस नहीं कर रहा, U को। ठीक है, ये भी लिख दिया। C जो है D के इमीडिएट लेफ्ट में है लेकिन S को फेस नहीं करता है। C D के इमीडिएट लेफ्ट में है और C किसको फेस नहीं करता, S को। ठीक है, इस वाली कंडीशन को मैं उल्टा लिख देती हूँ क्योंकि F हमारे पास फर्स्ट रो में था ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये ऐसी अरेंजमेंट रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, Q और U के बीच में, और दोनों में से जो है कोई भी किसी भी एंड पर नहीं बैठा है। Q और U के बीच में 2 लोग हैं, लेफ्ट राइट का नहीं पता, और वो किसी भी एंड पर नहीं है, मतलब ये लोग बीच में बैठे हैं। ठीक है, लास्ट में उसने बोला है कि जिसने T को फेस किया है वो A के सेकेंड टू द राइट में है। T को जिसने फेस किया है, मान लो ये T को फेस कर रहा है, ये इंसान
ये ए के सेकेंड टू द राइट में है, ए का 1 and 2 सेकेंड टू द राइट, उसको कौन फेस करेगा? टी। हमारे पास सारी की सारी कंडीशंस जो है नोट डाउन हो चुकी है। तो अब हमें देखना है कि हम इन कंडीशंस को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन आप देखो, इसने बोला था बी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, ये वाली कंडीशन ये यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं काटती हूँ। बी हमें पता है यहाँ पे है 1 2 3, एफ यहाँ पे आ जाएगा। बी हमें पता है यहाँ पे है, तो 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा। वो कंडीशन मैंने कैंसिल आउट कर दी, डन। उसके बाद उसने यहाँ पे बोला कि Q और U के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन वो किसी भी एंड पर नहीं है। अगर आप कोई भी कंडीशन उठाते हो तो आप ये देख सकते हो, अगर Q और U इस एंड पर नहीं आ रहे हैं तो मतलब वो लोग बीच में आएंगे। अगर मैं Q और U को यहाँ पे और यहाँ पे रखती हूँ तो 2 लोग बीच में आ रहे हैं, मतलब ये जो एंड वाले 2 लोग हैं इनके साथ में आ रहे हैं, एंड्स छोड़ के साथ वाली सीट पे Q और U आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये वाली कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं तो आप देखो Q और U आने चाहिए, दो लोग छोड़ के। और उसने बोला था F जो है वो U को फेस नहीं कर रहा। अगर F U को फेस नहीं कर रहा तो यहाँ पे Q, 2 छोड़ के U, क्योंकि एंड पर नहीं आ रहे। इसमें मैं देख लेती हूँ F U को फेस नहीं कर रहा तो यहाँ पे Q, 2 छोड़ के U। यही वाली कंडीशन बन रही थी, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, उसने यहाँ पे बोला कि A के जो सेकेंड टू द राइट में है उसको T फेस कर रहा है। A के जो सेकेंड टू द राइट में है उसको T फेस कर रहा है। तो आप यहाँ से देखो, A को अगर मैं यहाँ लिखूं सेकेंड टू द राइट, ये T यहाँ पे आ सकता है। A को यहाँ रखूं सेकेंड टू द राइट, T यहाँ पे नहीं आ सकता। A को अगर मैं यहाँ रखूं सेकेंड टू द राइट, T यहाँ पे आ सकता है। लेकिन उसने बोला था कि A जो है E के लेफ्ट में है लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। ये वाली कंडीशन, A जो है E के लेफ्ट में है लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। अगर मैं E को यहाँ बिठा दूं तो A यहाँ नहीं आना चाहिए ना, वो तो इमीडिएट लेफ्ट बन गया और तो E के लिए कोई भी जगह नहीं बच रही, तो मतलब A यहाँ पे नहीं आ सकता। A के लिए कौन सी कंडीशन बची? ये वाली। इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ। A के सेकेंड टू द राइट वाला जो है उसको कौन फेस कर रहा है? T। सेकेंड टू द राइट T। A यहाँ बिठाऊंगी तो और कोई कंडीशन हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रही है। तो मतलब ये A की कंडीशन थी इस वाले में, जो हमने A और T की यहाँ पे फुलफिल कर दी है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, उसने बोला यहाँ पे कि U जो है वो A को फेस नहीं कर रहा। U जो है वो A को फेस नहीं कर रहा, मतलब ये वाली हमारी पूरी कंडीशन कैंसल आउट हो चुकी है। आ गया समझ में? U A को फेस नहीं कर रहा तो हमारी पूरी की पूरी कंडीशन कैंसल आउट होगी, मतलब इसी कंडीशन में ही हमें सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमें प्लॉट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये वाली 2 कंडीशंस उठाते हैं, ये वाली और ये वाली, ये यूज हो गई तो मैंने कैंसिल आउट कर दी। उसने बोला कि P D को फेस कर रहा है और D जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में C है, मतलब C और D इकट्ठे आने चाहिए और D के जो ऊपर आना चाहिए वो कौन आना चाहिए? P। ऐसे आएंगे। अब आप देखो आपके पास यहाँ पे कौन सी प्लेसेस खाली बच रही हैं। अगर मैं P को यहाँ लगाऊं तो D यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर मैं P को यहाँ लगाऊं तो D यहाँ पे आ सकता है, और कोई स्पेस खाली नहीं है। और D के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? C। लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ E की जगह बची थी और उसने बोला था E के लेफ्ट में A है, तो ये सेटिस्फाई होगी। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा बच रहा है? S बच रहा है। और यहाँ पे उसने बोला था S C को फेस नहीं कर रहा, तो S तो C को फेस कर ही नहीं रहा, मतलब हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये वाली फुलफिल हो चुकी है और हमारी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनेगी। आई होप आपको ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। सबसे पहले उसने बोला कि A को कौन फेस कर रहा है? A को कौन फेस कर रहा है? R। आंसर, ऐसे कितने लोग हैं जो R की राइट में बैठे हैं? R का राइट इधर होगा क्योंकि वो साउथ में फेस कर रहा है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। R के राइट में कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा, तो आंसर क्या हो जाएगा? A।
उसके बाद उसने बोला चार एक तरीके के हैं, हमें ऑड वन आउट निकालना है, यू टी ई एफ और ए में से, यू टी ई एफ और ए। इनको अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि ए जो है, ए ही एक ऐसा पर्सन है जो कॉर्नर पे बैठा है, मतलब ए क्या हो गया, ऑड वन आउट। इसने बोला है कि आर जो है वो सी से रिलेटेड है, टी ई से रिलेटेड है, तो हमें बताना है कि डी किससे रिलेट करेगा। ठीक है, आर और सी का देखो, आर का एक छोड़ के उसके सामने सी है, मतलब आर की एक जना छोड़ के टी, टी के सामने सी है, या मैं कहूँ डायगोनल में अगर चले तो एक स्पेस छोड़ के। ठीक है, टी ई से रिलेटेड है, टी की एक स्पेस छोड़ के उसके सामने कौन है, ई, इसके सामने कौन था, सी। हमें बताना है डी किससे रिलेटेड है। अब ये देखो, जो आर है उसकी हम लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में सेकेंड टू द लेफ्ट गए, सेकेंड टू द लेफ्ट हम लोग गए इसके, और उसके सामने आ गया सी, समझ में आ गई। टी के भी सेकेंड टू द लेफ्ट हम गए और उसके सामने कौन आ गया, ई, डन। अब डी के भी सेकेंड टू द लेफ्ट हमें जाना पड़ेगा, एफ, उसके सामने कौन है, क्यू, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, क्यू। आगे इतनी बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू की थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है, यू की थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है देख लेते हैं, 1 2 3, क्यू बैठा है, तो क्यू हमारा आंसर। ये अरेंजमेंट हो चुकी है पूरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें बोला गया है कि हमें एक कोड लैंग्वेज में जो है ये लेटर्स दे रखे हैं, इनकी हमें कोड लैंग्वेज दे रखी है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हमें इन सभी के सभी लेटर्स के कोड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम बनाते कैसे। सबसे पहले देखा करो कि जो हमें लाइन दी गई है ना, उसको आप लिख दो। आप शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पूरा जो है वर्ड लिख सको, बट मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, अहेड, बिलो, बिहाइंड, अहेड, बिलो। आप एग्जाम में कोशिश करना कि आप इसको एकदम शॉर्ट में, जैसे बिहाइंड है तो उसको BEH लिख के छोड़ दो, बिलो है तो उसको BEL लिख के छोड़ दो। ठीक है, अबव, सेंटर, राइट, जो वर्ड्स रिपीट होंगे उसके नीचे हम रिपीटिशन वाला साइन लगा देंगे, और जो नए वर्ड्स होंगे उनको हम लिखते जाएंगे। अबव आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो अबव आप लिख दो। सेंटर और राइट, सेंटर दिख रहा है, राइट दिख रहा है, तो इसको हमने रिपीटिशन वाला साइन यहाँ पे लगा दिया। बिहाइंड, बिलो, अबव, बिहाइंड भी है, बिलो भी है, अबव भी है, तो हमने रिपीटिशन वाला साइन इसको लगा दिया। समझ में आ गई। अब इनके जो कोड्स है ना ये वाले, इनको भी हमें इसी तरीके से लिखेंगे, सारे के सारे कोड्स इसी तरीके से लिखेंगे, और जो रिपीट हो रहे हैं उनके नीचे रिपीटिशन वाला साइन लगा देंगे। HAVO हमने लिख दिया, और NA भी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद HA, RA और LA, HA भी है, RA भी है और LA भी है। ठीक है, ये हमने कोड्स लिख दिए हैं। तो इससे अब देखो, आप कोड्स आइडेंटिफाई खुद कर सकते हो। यहाँ पे इन दोनों में रिपीटिशन हो रही है, यहाँ पे इन दोनों में रिपीटिशन हो रही है, मतलब जो राइट और सेंटर हैं उनके कोड्स VO और NA ही हो सकते हैं, लेकिन डिफाइंड नहीं है कि किसका कौन सा कोड है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट ऑब्लिक सेंटर, इनका कोड क्या हो जाएगा, VO ऑब्लिक NA। ठीक है, यहाँ पे एक इकलौता लेफ्ट है और यहाँ पे एक इकलौता कौन है, YO। पहली लाइन में एक इकलौता लेफ्ट है और एक इकलौता ही YO है, तो लेफ्ट का जो है कोड क्या बन गया, YO। अब देखो, यहाँ पे ये दो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे ये दो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि बिलो और बिहाइंड का जो कोड होगा वो RA या LA होगा, लेकिन डिफाइंड नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, बिलो स्लैश बिहाइंड, RA स्लैश LA, कोई भी हो सकता है। अहेड एक ही है सेकेंड लाइन में, और सेकेंड लाइन में SA भी एक ही है, तो अहेड का क्या कोड बन गया, SA। यहाँ पे अबव भी एक ही है और यहाँ पे HA भी एक ही है, तो अबव का क्या कोड बन गया। आपको सिर्फ कॉमन निकालने हैं, हमने कॉमन निकालते निकालते ही इसके कोड्स निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे।
पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि लेफ्ट का कोड क्या है, लेफ्ट का हमने निकाला था वाई ओ, हमारा आंसर वाई ओ। बिहाइंड को हम कैसे लिख सकते हैं, बिहाइंड का या तो आर ए हो सकता है या फिर एल ए हो सकता है। ऑप्शंस में देखो आर ए भी हमें दिया गया है और एल ए भी हमें दिया गया है, और डी ऑप्शन में कहता है इधर ए और सी, मतलब आर ए ऑप्शन भी हो सकता है और सी ऑप्शन भी हो सकता है, दैट मीन्स आर ए भी हो सकता है और एल ए भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हमारे कोड्स हमने आर ए और एल ए निकाला, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी। अहेड का कोड क्या है, अहेड का हमने यहाँ पे निकाला एच ए, तो एच ए हमारा कोड बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एच ए का कोड क्या है, एच ए का अभी हमने देखा ना, अहेड का बोला था, तो ये अहेड का हो गया। सेंटर का कोड क्या है, सेंटर का वी ओ भी हो सकता है, एन ए भी हो सकता है। सिंस हमारे पास कोई भी फिक्स्ड कोड नहीं है इसका, तो ऑप्शंस में भी आपको कुछ ऐसा फिक्स नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हम इसका कोड डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो हमारे पास बॉक्स पजल आई है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बॉक्स पजल का, जिसमें 11 बॉक्सेस के बारे में बात की गई है। तो हम सीधा ही इसकी कंडीशंस पे चलते हैं और इसकी कंडीशंस को अच्छे से नोट डाउन करते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। उसने बोला है कि 11 बॉक्सेस हैं हमारे पास और एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। पहली कंडीशन में वो बोलता है कि 5 बॉक्स हैं एफ और टी के बीच में और टी से ऊपर 5 से ज्यादा बॉक्स नहीं रखे गए हैं। अब आप देखो, अगर एफ और टी के बीच में 5 बॉक्स हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने बोला कि जो टी है उसके ऊपर 5 से ज्यादा बॉक्स है ही नहीं। अगर मैं इसको देखूं तो टी के ऊपर तो 5 से ज्यादा बॉक्स बन रहे हैं, मतलब ये हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम लोग टी को ऊपर लेंगे और एफ को नीचे लेंगे, और टी के ऊपर हमें 5 ही बॉक्स ले सकते हैं या फिर 5 से कम, 5 से ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं टी 1 2 3 4 5 एफ, ठीक है? 2 बॉक्सेस रखे गए हैं टी और एम के बीच में, टी और एम के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अपसाइड डाउन नहीं पता तो मैंने एरो लगा दी। 3 बॉक्सेस रखे गए हैं एम और एस के बीच में, और एम जो है एस के ऊपर रखा गया है, एम एस के ऊपर है और उनके बीच में 3 बॉक्सेस हैं। डन। सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं किस किस के बीच में, सिर्फ 3 बॉक्सेस रखे गए हैं जे के ऊपर, मतलब 11 बॉक्सेस का अगर अरेंजमेंट है तो इस 11 बॉक्सेस के अरेंजमेंट में जे से ऊपर सिर्फ 3 बॉक्सेस आएंगे और नहीं आएंगे, ठीक है? जे से ऊपर सिर्फ 3 ही बॉक्स आएंगे। ये हमारी सेट कंडीशन है इसकी। इसको भी मैं काट देती हूँ क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक ही बॉक्स है किसके बीच में, आर और एस के बीच में। सिंस हमें नहीं पता अपसाइड डाउन है तो मैंने एरो लगा दी। 2 बॉक्सेस रखे गए हैं आर और एच के बीच में, अपसाइड डाउन नहीं पता तो मैंने एरो लगा दी। डी जो है वो के के नीचे रखा गया है और सी के ऊपर रखा गया है, के नीचे रखा गया है और सी के ऊपर रखा गया है डी। और यहाँ पे बोला है सी जो है आर के ऊपर नहीं है, मतलब सी जो है वो आर के नीचे है, ठीक है? ई जो है वो इमीडिएटली अबव के रखा गया है, मतलब ई और के जो है वो साथ में आएंगे और ई के ऊपर आएगा। सारी कंडीशंस हमने नोट डाउन कर ली हैं। अब सबसे पहले आप देखो आप कौन सी कंडीशन यहाँ पे उठा सकते हो, टी और एम वाली, कि टी और एम के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। 2 कंडीशंस बन सकती हैं, या तो एम ऊपर आ जाए या फिर एम यहाँ पे आ जाए।
दो बॉक्सेस छोड़ के m की कंडीशन लगानी थी, तो दो बॉक्सेस ऊपर भी हो सकते हैं और दो बॉक्सेस नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। समझ में आ गई? अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कितने बॉक्सेस की अरेंजमेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सिर्फ एक ही बॉक्स इस अरेंजमेंट में आ सकता है, और इसमें तो अभी अरेंजमेंट और हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, उसने बोला है m और s के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, लेकिन m जो है वो s के ऊपर है। इसमें देखो तो 1 2 एंड 3 s यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसमें देखो तो 1 2 एंड 3 s कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। लिख लिया, ये वाली भी यूज कर ली हमने। ओके, ये दो कंडीशंस यूज हो गई। अब देखो आपके पास कौन सी कंडीशन जो है वो इसके साथ कनेक्ट होती है, r और s वाली। r और s के बीच में एक ही बॉक्स है और r और h के बीच में दो बॉक्सेस हैं। ये वाली दो कंडीशंस हमें उठाने हैं। अगर मैं बोलूं कि r जो है वो s के ऊपर यहां आ जाए और r और h के बीच में दो बॉक्सेस हैं, है ना, तो दो बॉक्सेस नीचे भी हो सकते हैं और दो बॉक्सेस ऊपर भी हो सकते हैं। सपोज मैंने दो बॉक्सेस ऊपर लिए, यहाँ पे कितनों की अरेंजमेंट होगी, हमारी जो अरेंजमेंट है कितने बॉक्सेस की यहाँ पे हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बॉक्सेस ही आने थे, तो मैक्सिमम h ऊपर रहेगा और f नीचे रहेगा अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इस कंडीशन में बोला गया था कि j जो है उसके ऊपर सिर्फ 3 बॉक्सेस रहने चाहिए। तो आपको यहाँ पे कोई कंडीशन दिख रही है कि आप j को इसके ऊपर लगा सको, कि मतलब j यहाँ पे लगना चाहिए ना कंडीशन के अकॉर्डिंग, तभी तो उसके ऊपर 3 बॉक्सेस आने चाहिए। मतलब ये वाली कंडीशन जो है h वाली, ये यहाँ पे नहीं आएगी। डन। अब अगर मैं h को नीचे लेके देखूं तो h के दो के गैप में r आना चाहिए, तो दो के गैप में यहाँ तो नहीं आ सकता, r कहाँ पे आ सकता है, ऊपर, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। मतलब ये जो हमने r वाली की पूरी पूरी कंडीशन ली थी, ये हमारी यहाँ से गलत हो चुकी है, मतलब r हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता। तो r कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ, नहीं तो उसमें थोड़ा हमें हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही था, इसको मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ। अब हमें यहाँ पे m और s तक पता चल गया था, r हमने ऊपर लेके देखा तो हमारी कंडीशन नहीं बनी। r अब नीचे लेके देख लो, एक छोड़ के r यहाँ पे आ जाएगा, r और s के बीच में एक बॉक्स था और r और h के बीच में दो बॉक्सेस हैं। अगर मैं ऊपर से लूं तो h यहाँ नहीं आ सकता, अगर मैं यहाँ से लूं तो h यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो मतलब ये वाली जो पूरी की पूरी कंडीशन थी, जो फर्स्ट वाली हम चेक कर रहे थे, वो रॉन्ग हो चुकी है। मतलब इस कंडीशन से ही हमारा क्वेश्चन अब बनने वाला है। डन। चलें आगे, इस वाली कंडीशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब आप देखो हमें s और r से शुरू करनी है ना, सारी की सारी कंडीशंस s और r से करनी है। s और r के बीच में एक का गैप है, अगर मैं s और r के बीच में एक का गैप नीचे लूं तो हमारे पास यहाँ पे कितने बॉक्सेस बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग इसको नीचे ले सकते हैं, नो डाउट ले सकते हैं। r और h के बीच में दो बॉक्सेस हैं। अब 10 की यहाँ पे अरेंजमेंट हो चुकी है, सिर्फ यहाँ पे एक बॉक्स आना है, तो दैट मीन्स r के नीचे तो h नहीं आ पाएगा, r के ऊपर आना चाहिए ना h। दो बॉक्स छोड़ के h यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, मतलब r हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। तो r ऊपर भी ले सकते हैं, s के एक बॉक्स छोड़ के हमने r लिया, r के दो बॉक्सेस छोड़ के हमें h लेना है। ये कंडीशन नोट डाउन हो गई, कर ली। r के दो बॉक्सेस छोड़ के हमें h को लेना है। अब आपके पास जो कंडीशन आती है वो दो बन सकती हैं, या तो आप दो छोड़ के ऊपर ले लो, या फिर आप दो बॉक्सेस छोड़ के h को नीचे ले लो। h यहाँ पे भी आ सकता है और h दो बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे भी आ सकता है। अगर आप h को यहाँ पे लेते हो तो आप देख सकते हो हमारे पास 9 बॉक्सेस की अरेंजमेंट हो चुकी है। ठीक है, मतलब दो बॉक्सेस की रहती है, या वो दो बॉक्स ऊपर आ सकते हैं
या वो दो बॉक्स नीचे आ सकते हैं, या एक बॉक्स यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे, कैसे भी बॉक्सेस आ सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन उसने यहाँ पे बोली थी कि जे के ऊपर 3 बॉक्सेस रहने चाहिए, जे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 बॉक्सेस रहने चाहिए। ठीक है, अगर मैं जे को यहाँ लूँ 1, 2 एंड 3, सिर्फ और सिर्फ 3 बॉक्सेस जे के ऊपर आएंगे, दैट मीन्स 10 बॉक्सेस की अरेंजमेंट हो गई। इसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता, तो 11th बॉक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये कंडीशन बनती है। अगर मैं जे को यहाँ ले लूँ तो 1, 2 एंड 3, इसके दोनों बॉक्सेस जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे और नीचे कुछ भी नहीं आएगा। हमारे पास जो मैक्सिमम केस बन रहा है जे का, वो जे या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर जे यहाँ पे आ सकता है, ये दो केसेस ही बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि हमें जे को एक्चुअली में लेना कहाँ पे है। अगर मैं बोलूं कि मैं जे को यहाँ पे रखती हूँ, हमारे पास ऊपर कितने बॉक्सेस आ गए, 3, ये अरेंजमेंट बन सकती है। और उसने ये बोला था कि ई और के जो हैं वो साथ में आने चाहिए, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आप ई और के की अरेंजमेंट इकट्ठे में कर सकते हो? नहीं कर सकते, मतलब जे यहाँ पे नहीं आएगा, जे यहाँ पे नहीं आ सकता। अब जो हमने एक और कंडीशन जे की बनाई थी वो हम यहाँ पे लेकर देख लेते हैं। ठीक है, जे को हमने यहाँ रखा 1, 2 एंड 3, ये टी था। अगर मुझे 11 बॉक्सेस की अरेंजमेंट करनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये लास्ट वाला बॉक्स होना चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। एच को हमने यहाँ लिया था ना पहले। अब आप देखो, उसने बोला था कि आर के नीचे आना चाहिए सी। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे आर के नीचे सी आता हुआ? अगर यहाँ पे हमने एच को बिठा दिया तो आर के नीचे क्या हमें सी दिख रहा है? नहीं आ सकता, मतलब एच भी यहाँ पे नहीं आएगा। आर के नीचे अगर सी आना चाहिए तो एच हम ऊपर भी ले सकते हैं। उसने बोला था आर और एच के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप है, लगा दिया, यूज हो गई। ये कंडीशन हमारे पास बच रही है कि ई और के जो है वो साथ में आने चाहिए। कहाँ कहाँ पे साथ में आ सकते हैं? सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही है और ई जो है वो के ऊपर आएगा। डन। और हमारे पास कौन बच रहा है? हमारे पास यहाँ पे डी बच रहा है। ये हमारी 11 बॉक्सेस की अरेंजमेंट हो गई। लास्ट कंडीशन में उसने ये बोला था कि के नीचे डी आना चाहिए और डी के नीचे सी आना चाहिए, तो के नीचे डी आ रहा है, डी के नीचे सी आ रहा है, ये वाली अरेंजमेंट हमारी बन गई। इसमें पॉसिबिलिटीज बन रही थी, हमें बना के देखनी है और साथ ही साथ जो जो यूज होती जाए उसको हमने कैंसिल आउट किया और हमारी ये जो अरेंजमेंट है वो बन गई। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। उसने बोला है कि जे और आर के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? जे और आर के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। एम और एच के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? एम और एच के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। इनमें से जे के रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सच नहीं है? जे जो है इमीडिएटली बिलो टी है, सच है ये तो। जे के नीचे वाले जो बॉक्सेस हैं उनमें से एक डी है, ये भी सच है। जे और एस के बीच में जो बॉक्सेस हैं वो 4 हैं, एस और जे के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, ये गलत है। जे और जो बॉक्सेस हैं जे के ऊपर उनमें से एक के है, ये भी सच है। जे और एन के बीच में एक बॉक्स है, ये भी सच है। तो सच कौन सा नहीं था? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन ही हमारा आंसर बन गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस जो के ऊपर हैं वो एक कम है, नंबर ऑफ बॉक्सेस किसके नीचे वो बताना है। देखो के ऊपर तो एक बॉक्स है ना, ये एक कम है। अगर एक कम है तो मतलब नीचे कितने होंगे? 2 बॉक्सेस। अगर ये एक कम है उससे तो उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो एक उसमें हम जोड़ देंगे ना, दैट मीन्स उसके नीचे 2 बॉक्सेस होंगे। और 2 बॉक्सेस किसके नीचे हैं? एफ के नीचे, तो एफ ही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब इसने बोला है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सी के रिगार्डिंग ट्रू है। सी जो है वो डी से ऊपर प्लेस किया गया है, सी तो डी के नीचे है, ये गलत है।
सी एफ के इमीडिएटली बिलो है, एफ के इमीडिएटली बिलो तो वैसे ये भी गलत है। आर इज प्लेस्ड जस्ट अबव सी, सी के जस्ट अबव कौन दिख रहा है, एस, तो ये भी गलत है। सी इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, सी सबसे लास्ट में है तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है, डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कुछ रिलेशनशिप्स बता रखी हैं, उसमें अगर कंक्लूजन 1 सही होता है तो हमारा आंसर ए बन जाएगा, सेकंड कंक्लूजन सही होता है तो हमारा आंसर बी बन जाएगा, दोनों में से मतलब इधर और वाली सिचुएशन है तो सी, दोनों में से कोई भी नहीं तो डी, और अगर दोनों ही सही हो रहे हैं तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे कंडीशंस जो है वो दी गई है। सबसे पहले देखो, हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है, कंक्लूजन दिए गए हैं वो ये है। कंक्लूजन जब हम देखेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है उससे हमारे कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। P जो है वो C के बराबर है, पहला कंक्लूजन। हमें P से C की तरफ जाना है। अगर रास्ते में सेम साइन दिखे हमें ऐसे ऐसे, तो हम कंडीशन सोच सकते हैं कि सच हो सकती है। अगर रास्ते में आपको ऐसे साइन दिख जाएं तो आपकी जो कंडीशन है वो सही नहीं हो सकती, मतलब आप जा ही नहीं सकते। अगर उसने बोला कि ऐसे है लेस देन, उसका माउथ ओपन है ना तो हम जा सकते हैं। अगर उसने बोला कि ग्रेटर देन है तो भी उसका माउथ ओपन है तो हम जा सकते हैं। अगर आपको रास्ते के बीच में ऐसा कोई साइन मिल गया तो माउथ दोनों ही एक दूसरे के सामने, हम तो यहाँ से भी नहीं जा सकते, हम तो यहाँ से भी नहीं जा सकते। मतलब हमें अगर सेम साइन दिखेंगे तभी जो है हम हमारे जो कंक्लूजन्स हैं वो यहाँ पे सही हो सकते हैं। ठीक है, तभी हम स्टेटमेंट में जो हमें पूछा गया है उसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, P इक्वल टू सी, P इक्वल टू सी। अब आप देखो, आपको पूरे के पूरे रास्ते में लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो P जो है वो C के बराबर हो सकता है ना, पॉसिबल तो है ना, हम श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबल है। C जो है वो P से कम है, ये लेस देन का साइन होता है ना, C जो है वो P से कम है। अगर मैं बोलूँ P से कम है तो आपको यहाँ पे सारे के सारे लेस देन के साइन दिख रहे हैं, बट लेस देन के साथ आपको इक्वल टू के साइन भी दिख रहे हैं, मतलब C जो है वो P से लेस देन इक्वल टू है। सारे के सारे अगर आप यहाँ पे साइन देखोगे तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब C जो है वो P से लेस देन इक्वल टू है। कंक्लूजन में हमें बोला गया या तो C P के बराबर है या तो C P से लेस देन है। आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि हमारे पास यहाँ पे इधर और आ रहा है, C जो है वो P से लेस देन भी है, C जो है वो P से इक्वल भी है। यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस ही पॉसिबल हो रही है ना, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन इज सेकेंड इज ट्रू। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे और दोनों कंक्लूजन में ऐसे साइन दिखे तो आपका जो आंसर है वो ईदर और बन जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अगले पे चलते हैं। उसने बोला है कि H जो है W से लेस देन है, H और W, गेट हमारे पास ओपन है ना, माउथ इसका ओपन है ना, तो हमें पता है कि W जो है वो H से ग्रेटर देन है। ठीक है, W H से ग्रेटर देन है, मतलब ये तो सही हो गया। G जो है वो H से ग्रेटर देन है, G और H इसका माउथ ओपन है ना, हम यहाँ से जा सकते हैं, आपको सेम साइन दिख रहे हैं ना, तो G जो है वो H से ग्रेटर देन है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन ही है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर यहाँ पे भी ये होता ना साइन इक्वल टू का, तो हम बोलते कि G जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू H है, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइन सेम हो जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन ही रह जाएगा। तो हमारा जो ये वाला
कंक्लूजन है ये भी सही हो जाता है, तो दोनों कंक्लूजन सही है, हमारा आंसर क्या बन जाता है? ए। अब उसने बोला है Q जो है वो D से लेस, Q लेस देन D, Q और D, गेट इसका ओपन है, माउथ इसका ओपन है, अगर मैं जाना चाहूँ तो D बराबर S है, तो इसको यहाँ पे D भी लिख सकते हैं। D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Q, मतलब D ग्रेटर देन Q है, सही हो गया। C लेस देन A। अब आप देखो, आपको जाना है यहां से यहां, एक साइन आपके पास यहां आ गया, एक साइन आपके पास यहां आ गया, मतलब आपका जो गेट है वो क्या हो गया? क्लोज। माउथ इनके क्लोज हो गए, दैट मीन्स आपका ये वाला कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या बन गया? ए। ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। अब बोला गया है कि S इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, S से B की तरफ जाना है। आप देख सकते हो कि ये वाला साइन और ये वाला साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है, गेट हमारा क्लोज हो गया, माउथ इसका क्लोज हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं बन सकता। F इज ग्रेटर देन E, F से जाना है E की तरफ, क्या आप F से E की तरफ जा सकते हो? आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि इनका जो माउथ है वो क्लोज हो चुका है, तो आप F से E की तरफ कैसे जाओगे? नहीं जा सकते, मतलब ये वाला कंक्लूजन भी जो है वो गलत हो चुका है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी। अब मैं चलती हूँ लास्ट पे, G इज लेस देन N, G से N की तरफ जाना है, G इज लेस देन इक्वल टू L, लेस देन E, लेस देन T, इक्वल टू N। आपको एक बीच में लेस देन का साइन दिख गया ना, अगर ऐसे साइन जा रहे हैं तो आप उसको लेस देन मानोगे ना, अगर ये साइन ऐसे होते तो आप मानते लेस देन इक्वल टू, अगर साइन ऐसे आ गए, एक भी बीच में लेस देन का आ गया, तो आप उसको लेस देन ही मानोगे, इक्वल टू नहीं मानोगे, ठीक है। G लेस देन N है, जरूर है, ये सही हो गया। I इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, I से जाना है आपको L की तरफ। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी दिखा, इक्वल टू भी दिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिखा, बट यहाँ पे ग्रेटर देन दिखा। अगर एक भी साइन बीच में चेंज आ जाता है तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, मतलब सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया? ए, कि हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो ही सही है। तो यहाँ पे हमने आरआरबी पीओ प्री के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 40 के 40 पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।